ये सरकार न तो किसान के साथ है न जवान के साथ है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठी। प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए तो कहते हैं राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री संविधान के अंडर आते हैं, उनसे सवाल करना क्या राष्ट्रद्रोह है? देखिए, 60,000 करोड़ का बजट कर दिया गया। कोरोना में 2 साल जब पलायन हुआ लेबर का, 15 करोड़ परिवार हैं जिसमें 10 करोड़ जॉब धारक हैं। 40 करोड़ लोगों का रोजगार और उनका खान पान मनरेगा मजदूरी पर डिपेंड करता है। सरकार ने उसका बजट 1/3 कर दिया। 4700 करोड़ रुपए स्टेट्स का बकाया है। अब स्टेट्स को अगर पैसा सेंटर की सरकार नहीं देगी तो मजदूरों को उसकी मेहनताना कहां से मिलेगा? मेन मुद्दा ये है। और रोजगार के साधन तो बढ़े नहीं। जो निर्मला सीतारमण है फाइनेंस मिनिस्टर, वो ये कहती हैं कि जो हम जल शक्ति स्कीम है या पीएम आवास योजना है, उसमें इन मनरेगा मजदूरों को काम मिल जाएगा, इसलिए मनरेगा में मजदूरी में काम कम हो गया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की आय क्या है? उनको मिनिमम 450 रुपए मिलता है। उनको बच्चों की पढ़ाई, हेल्थ कार्ड और बच्चों की शादियों के लिए भत्ता भी मिलता है। मनरेगा मजदूर को मात्र 250 रुपए मजदूरी मिलती है, वो भी सिर्फ 40 दिन का काम मिलता है साल में। और कई कई स्टेटों में तो 25 से 30 दिन का काम नहीं मिलता। जब यूपीए 2004 में ये स्कीम लेकर आई थी, इसकी स्कीम का मेन जो मर्म था वो ये था कि 100 दिन का काम मांग पे मिलेगा। ये डिमांड बेस्ड कार्यक्रम था, इसको आपूर्ति बेस्ड कार्यक्रम बना दिया गया और उसका बजट लगातार कम करते रहे और स्टेट का पैसा रिलीज नहीं कर रहे। ये तो चाहते मजदूर भूखा मर जाए, नहीं तो इंडस्ट्रियल लेबर, सस्ती लेबर अदानी अंबानी को मिले। 10 लाख करोड़ रुपया माफ करने के लिए तो इनके पास पैसा है, पर मजदूरी बढ़ाने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों ने 2 साल आंदोलन करके अपने तीनों कृषि कानून वापस करा लिए। एमएसपी पे अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं बनी। अब ये मजदूरों पे आक्रमण कर रही है। सरकार तो बहुत दम भर के कहती है तमाम मंचों से कि ये जो सरकार है वो किसान, और जो किसान हो गए, हमारे जवान हो गए, मजदूर, तीनों के लिए एकदम तत्पर है, पूरी तरीके से न्यौछावर है। आज तक इस किसान जय किसान अग्निवीर स्कीम में किसान जवानों का क्या फायदा हो गया? 4 साल के बाद वो जवान कहां जाएगा? पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा अदानी अंबानी के घर पे? और किसानों के नाम पे आज 1 रुपया रेट मिल रहा है आलू का, प्याज का, शिमला मिर्च का। कोई कैश क्रॉप पे पैसा नहीं मिला। गन्ने का भुगतान बकाया है सब स्टेटों का। तो ये जो सरकार कहती है जय जवान जय किसान, ये कहती है मर जाए जवान मर जाए किसान। इनकी सेहत पे कोई असर नहीं होता। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल के बजट में सतपाल मलिक ने कह दिया, शिव बघेला ने कह दिया कि गोधरा का हत्याकांड मोदी और अमित शाह ने करवाया। सतपाल मलिक ने कह दिया पुलवामा में इन्होंने हवाई जहाज नहीं दिए जिससे 40 सीआरपीएफ के जवानों की मौत हो गई। उसके बाद बालाकोट करा के इलेक्शन जीत लिया जाता है। तो ये जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये सरकार न तो किसान के साथ है न जवान के साथ है। ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के साथ है और सिर्फ पैसा कमाने के लिए बैठी है। क्या लग रहा है, जिस तरह आपने बात करी अभी, पुलवामा अटैक की बात करी, 40 जवान शहीद हो जाते हैं, क्या सरकार की लापरवाही रही उसमें? और क्योंकि उस समय चुनाव थे, इसको देख करके एक चुप्पी साधी। मैं 21 तारीख को सतपाल मलिक जी के साथ था। सारा दिन हमारा प्रोग्राम लगा था वहां पे। पुलिस कमिश्नर का फोन आया, वो हमें उठा के वहां पे साउथ कैंपस थाने में ले गए और उन्होंने हमारा लंगर भी वहां से उठवा दिया, कुर्सियां भी उठवा दी। और बाद में 3 बजे कहते हैं आप तो अपनी मर्जी से आए थे, क्योंकि गवर्नर को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। तो उन्होंने कहा आप तो अपनी मर्जी से आए थे, अब आप अपने घर जा सकते हैं। ये किसानों से इतना डरते क्यों हैं? जब किसान और खाप पंचायतें सतपाल मलिक के समर्थन में उतरी तो इस सरकार की तूती बोल गई। उन्होंने कमिश्नर पुलिस को कहलवा के, अब कमिश्नर पुलिस किसको रिपोर्ट करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम को रिपोर्ट करते हैं। उनके कहने पे वो प्रोग्राम स्थगित करा दिया गया। पुलवामा की बात जब सतपाल मलिक करते हैं तो क्या रिपोर्ट नहीं बनी होगी? 40 जवान मर गए जिसके ऊपर बालाकोट कराया गया, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया अभी तक? और ये क्यों नहीं बताया गया कि किसकी कमी की वजह से पुलवामा हुआ? और 11 दिन से वो गाड़ी जो वहां 300 किलो का आरडीएक्स लेके घूम रही थी, वो गाड़ी का नंबर तक सार्वजनिक नहीं किया गया, बताया नहीं किया गया कौन थे क्या थे। देविंदर सिंह का नाम का आदमी 3 टेररिस्ट को ले जाके वहां कश्मीर में पकड़ा जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो देविंदर सिंह क्या डीप स्टेट का आदमी है? सत्यपाल जी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर इतना ही सब कुछ था तो उन्होंने वहां का गवर्नर रहते हुए सारी बातें क्यों नहीं बोली? उन्होंने उस टाइम बात कही। ये जो बीजेपी का एजेंडा है, ये एजेंडा होता कुछ और है और बताते कुछ और है। अब आप देखिए, सतपाल मलिक केस में उन्होंने प्रधानमंत्री को तुरंत फोन किया। प्रधानमंत्री मोदी कहां थे? कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो, ये कुछ और है। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट मांगी। जब प्रेसिडेंट से अपॉइंटमेंट मांगी द्रौपदी मुर्मू से, तो अपॉइंटमेंट मिली। अब जब जाने लगे तो कहने लगे आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी गई है। और उनको बताया गया कि ये अपॉइंटमेंट रजिस्टर पीएमओ से मेंटेन होता है। जब देश का राष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट रजिस्टर पीएमओ से मेंटेन होगा और पीएम खुद गवर्नर को कह रहे हैं कि तुम चुप रहो, ये कुछ और है, तो इसमें इल्जाम सतपाल मलिक पे कहां जाता है? ये सीधा सीधा इल्जाम तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे है
कि वो प्रेसिडेंट ऑफिस को भी मैनेज कर रहे हैं और देश के गवर्नर को और संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या नहीं तो और क्या है ये? क्या लग रहा है 2019 में, क्योंकि चुनाव थे, भावनाओं को भुनाने का काम किया गया उस समय? बिल्कुल 2019 में बालाकोट करके अब तो ये भी बात आ रही है कि बालाकोट इमरान खान की सहमति से करवाया गया और वो जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ना वहां कुछ हुआ ना कोई मरा, सिर्फ बम फोड़ के ये कह दिया गया कि हमने पुलवामा का बदला ले लिया। और आपको याद होगा जगह जगह बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में पोस्टर लग गए थे, मोदी जी की सेना है। तो आज मोदी जी की सेना पे जब अटैक की बात करते सतपाल मलिक, तो मोदी जी चुप क्यों हैं? अच्छा, एक आखिरी सवाल लूंगी। चुप्पी बड़ी यहाँ पर साधी जा रही है, चाहे वो अडानी जी का मामला हो, अब ये सतपाल जी का मामला। उधर देखिए देश की बड़ी बड़ी खिलाड़ी जो हैं धरना प्रदर्शन पे बैठी है, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो ये क्या लग रहा है, एक इतने बड़े आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, देश को चला रहे हैं, आपकी सत्ता में है, इतने बड़े मुद्दों पे चुप्पी सरकार की कैसे? देखिए आज नेशनल मीडिया रेस्टलर्स के साथ है। नेशनल मीडिया में 50% महिलाएं भी हैं। उनको भी लगता है कि ये हमारे लिए लड़ रहे हैं कि वर्क प्लेस में एक फेडरेशन का प्रेसिडेंट कैसे यौन शोषण कर सकता है। और इनको जनवरी में कहा गया था कि हम कमेटी बनाएंगे और उस पर तहकीकात करेंगे और जो भी पाया जाएगा उसको सजा देंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा। आज जनवरी से अप्रैल दोबारा इनको क्यों आना पड़ा? यही किसानों के साथ हुआ। हमको 11 दिसंबर को कहा गया कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताएंगे, एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे। इन्होंने खुद की कमेटी बना ली और किसानों को उससे अलग कर दिया। तो ये सरकार धरना खत्म करने के लिए पब्लिक मीडिया, पब्लिक आई से लोगों को हटाने के लिए वादे तो कर देती है और उसके बाद वादा खिलाफी कर देती है। आज कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है इस देश में, किसान सुरक्षित नहीं है, किसान को एमएसपी नहीं मिलती, मजदूर को 30 दिन का काम मिलता है जबकि उसका 100 दिन का काम मांग आधारित है। तो ये सरकार की विफलता नहीं तो और क्या है? और जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो कहते हैं जब संवैधानिक पद पे थे तब सवाल क्यों नहीं पूछे गए? सवाल तब भी पूछे गए थे पर उस सवाल को जवाब को दबा दिया गया था। यानी कोई भी सवाल आज उठा रहा है तो उस पे कोई ना कोई आरोप लगा के। आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पे बात आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज सड़क पे उतर आए थे। उन्होंने लोगों से प्रार्थना की थी कि देश के संविधान को बचा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को बचा लीजिए। काला दिन हम सबने देखा था। तो सतपाल मलिक भी यही बात कर रहे हैं कि संविधान को बचा लीजिए, इस लोकतंत्र को बचा लीजिए। 2024 के बाद ये भी नहीं रहेगा। और लोकतांत्रिक घोषणा आरएसएस का काम क्या है कि किसी बात पे आप सवाल पूछिए, सीए पे पूछिए, ओआरओपी पे पूछिए, पुलवामा पे पूछिए, बालाकोट पे पूछिए, ये कहते हैं ये अराजनैतिक सवाल है, इसको इसमें राजनीति न लेके आइए। अगर हर चीज अराजनैतिक हो जाएगी तो फिर सब चीजें अलोकतांत्रिक भी तो हो जाएंगी। तो इसका मतलब है लोकतंत्र पे सवाल करना और राजनीति का कोई हनन है। प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए तो कहते हैं राष्ट्रद्रोह है। प्रधानमंत्री संविधान के अंडर आते हैं, उनसे सवाल करना क्या राष्ट्रद्रोह है? सवाल करने का हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक मेन मायना है, सशक्त मीडिया मायना है। इनके माइक बंद कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि जेपीसी बना दीजिए? जेपीसी बनाने की तो बात की थी जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी के अंडर बनाई थी, उसके बाद उन्होंने करप्शन पे भी तो जेपीसी बनी थी कांग्रेस के समय। तो ये सरकार इतना डरती क्यों है? अदानी के नाम से इनको सांप क्यों सूंघ जाता है? मजदूरों और किसानों का हक, एफसीआई के सारे गोदाम अदानी को दे दिए गए, मजदूरी का बजट काट दिया गया, 1.25 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चरल बजट आया था। कहां है वो बजट? वो इंफ्रास्ट्रक्चर बजट अदानी के साइलोज बनाने के लिए खर्च किया गया। जब इनसे ये सवाल के जवाब दिए जाते हैं तो ये सरकार कहती है अब राष्ट्रद्रोही। बात यहाँ आके खड़ी होती है। आखिरी सवाल लूंगी, क्या ये तमाम जो बड़े बड़े मुद्दे उठ रहे हैं जिसपे सरकार की तरफ से चुप्पी है, 2024 में यही बैठक? 2024 में कई मुद्दे आएंगे। योगी महाराज यूपी स्टेट में कहते हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। एक समुदाय के लोग ही क्या करप्ट हैं या बदमाश हैं? बाकी समुदाय के लोग सब ठीक हैं। इनकी पार्टी में जो जाता है वो दूध में धुला हो जाता है। जो इनका विरोधी होता है उसके खिलाफ ईडी की कार्रवाई भी होती है, सीबीआई की कार्रवाई भी होती है, उसकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी जाती है, उसका घर भी ले लिया जाता है, उसको इनकाउंटर में मार भी दिया जाता है फुल मीडिया व्यू के सामने। पर जो इनके यहाँ लोग हैं सेंगर जैसे वगैरह, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। उनको एमएलए विकास दुबे पे कार्रवाई की थी। विकास दुबे इनका आदमी नहीं था। विकास दुबे इनकी बातों को सार्वजनिक करने वाला था, इसलिए उसको मारा गया। जो इनके राजनीतिक विरोधी होते हैं उन्हीं को मारा जाता है इनकाउंटर्स में। जो इनके साथ इनका काम करते हैं, जो इनको वोट दिलवाते हैं, उनको सत्ता में जगह दी जाती है। आपने देखा कर्नाटक के इलेक्शन में जो आदमी 40% करप्शन का मेन एक्यूज है,
उसको प्रधानमंत्री मोदी फोन करके बोलते हैं कि भैया इलेक्शन मत लड़ो, बीजेपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करो। क्या उनकी नजर में वो करप्ट पॉलिटिशियन नहीं है? 40% करप्शन के जिम्मेदार क्या सिर्फ कांग्रेस के विधायक और एमपी हैं? बात यहां पे आ जाती है। जब कर्नाटक में आपने देखा होगा जो साबुन बनाने वाली फैक्ट्री का जो अनुसंधान था, उसमें जब वहां के एम्प्लॉइज पुलिस के पास गए, लोकायुक्त के पास गए, तब वहां से पैसा पकड़ा गया 40 करोड़ रुपए। उससे पहले खुलेआम पैसा लिया जा। भ्रष्टाचार के आरोप वो आप पे लगा रहे, कल भी कर्नाटक के दौरे पे है और भ्रष्टाचार को लेकर तमाम विपक्ष। भ्रष्टाचार को हम कहते हैं जिस पे भ्रष्टाचार है उस पे कार्रवाई हो। अगर वो सत्ता में बैठा है तो उसको इम्यूनिटी नहीं मिलनी चाहिए। जो भ्रष्ट है उस पे कार्रवाई हो, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो। पर खाली विपक्ष को टारगेट करके पक्ष को आप मजबूत कर रहे हैं और एक तरफा इलेक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं और सतपाल मलिक को आप झूठा बोल रहे हैं, तो हम इसके सख्त खिलाफ हैं। तो देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मनरेगा की जो योजना है उसको लेकर आ रहे हैं और जो है अपनी बातें सारी देखिए। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।